नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। गुजरात में प्रचंड जीत के बाद वापसी करने के बाद ही बीजेपी आगे के मिशन पर जुट गई है और पार्टी ने अभी से ही मिशन 2024 पर काम करना शुरू कर दिया है। मिशन 2024 के लिए रणनीति तैयार करने के लिए बीजेपी ने 14 दिसंबर को संसदीय दल की बैठक भी बुलाई है और इस बैठक में गुजरात में ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी का स्वागत भी किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में पीएम मोदी का सम्मान करने के अलावा अन्य चुनावी राज्यों की स्थितियों पर भी चर्चा की जाएगी और अगले एक साल के अंदर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और त्रिपुरा सहित कई राज्यों में चुनाव होने हैं। संसदीय दल की बैठक में चुनावी राज्यों के लिए रणनीति भी तैयार की जा सकती है और जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पार्टी के सांसदों को पीएम मोदी की ओर से कोई टास्क मिल सकता है। सांसदों को 2024 के लिए अभी से तैयारी करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और जिन क्षेत्रों से कम वोट मिले थे उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने का मंत्र मिल सकता है। चुनावी राज्यों के सांसदों को मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का टास्क दिया जा सकता है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में हुई झड़प को लेकर विपक्ष का सरकार पर हमला जारी है और मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर संसद में बयान भी दिया, लेकिन विपक्ष अभी भी इससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। वहीं तवांग मामले को लेकर आगे की क्या रणनीति अपनाई जाए, इसे लेकर सरकार को कैसे घेरा जाए, इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में विपक्ष के कई दलों के नेता शामिल होंगे और इस मसले को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तवांग में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर विपक्ष के कई दलों को बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा है और कांग्रेस इस मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट कर सरकार पर घेरने की कोशिश में है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कई नेताओं का आरोप है कि भारत चीन तनाव को लेकर उन्हें सदन में अपनी बात रखने का उचित मौका नहीं दिया गया और ज्यादातर विपक्ष के नेता सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष की मांग है कि तवांग मसले को लेकर सदन में चर्चा की जाए और खड़गे ने इसे लेकर ही विपक्ष को एकजुट कर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए विपक्ष के नेताओं को बैठक का न्योता भेजा है। सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को महागठबंधन के विधायक दल की बैठक में एक बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ा जाएगा, जिसको लेकर अब घमासान मच गया है। और आपको बता दें कि बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी एक बड़ा बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मालूम है महागठबंधन में जनता दल राजद का जो समझौता हुआ है, जो जगता बाबू ने 2 महीना पहले कह दिया था कि 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी त्यागपत्र दे देंगे और दोनों पार्टियों का विलय हो जाएगा। तो देखिए, जनता दल का तो अब कोई अस्तित्व नहीं बचने वाला। उनके विधायकों को तय करना है कि वो तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या किसी और के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और हम तो चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए ताकि 1.5 साल में बिहार की जनता भी देख ले कि वो किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2025 में बीजेपी की सरकार बनाने का रास्ता बिहार में साफ हो जाएगा। क्योंकि देखिए, वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी का उनको झेलना पड़ेगा और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश जी त्यागपत्र दे दें ताकि जो अति पिछड़ा वोट है नीतीश कुमार का वो बीजेपी की तरफ चला जाए। अभी मोकामा में, गोपालगंज में, कुर्दी में जो अति पिछड़ा वोट था वो वोट पूरी तरह से बीजेपी की ओर खिसक चुका है। और जैसे तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार का कोई अति पिछड़ा, कुशवाहा, कुर्मी समाज तेजस्वी को मुख्यमंत्री स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो भले ही नीतीश कुमार उनको बना दे मुख्यमंत्री, लेकिन कुछ एक छोटा तबका छोड़कर बिहार का जो अधिकांश सामाजिक वर्ग है वो राष्ट्रीय जनता दल का कोई मुख्यमंत्री बने,
संजीव कुमार के बयान के साथ हम लोग हैं। हम लोग भी शराबबंदी के पक्ष में हैं। हम लोगों ने शराबबंदी का समर्थन किया था, लेकिन ये बात सच है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई। प्रति माह 45,000 लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ये सरकार का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब कि साल में लगभग 5 लाख लोग गिरफ्तार करके जेलों में बंद किए जा रहे हैं और पूरा पुलिस महकमा शराबबंदी में लग गया है। और सरकारी आंकड़ा कि 10,000 लीटर शराब प्रतिदिन जब्त की जा रही है। तो फिर शराबबंदी का क्या है? तो इसलिए देखिए, शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। जब हम समीक्षा की बात करते तो उसको ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। यानी क्या कारण है कि शराबबंदी ठीक से लागू नहीं हो पा रही, क्यों फेल हो गई, ये कमाई का धंधा क्यों बन गया, छोटे बच्चे औरतें ये होम डिलीवरी कर रही हैं, शराब की बोतल लेकर महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है, बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। ड्रग जो है, मादक द्रव्यों का इस्तेमाल बहुत कई गुना बिहार के अंदर बढ़ गया है। और जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं सारे के सारे दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के गरीब लोग हैं। और सरकारी आंकड़ा एक महीने में 750 वीआईपी गिरफ्तार किए गए और जो लगभग 45,000 गरीब लोग गिरफ्तार किए गए। ये कैसी शराबबंदी है? तो हम तो शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन उसको ठीक से लागू कीजिए, गरीबों को जेल न जाना पड़े। और इतनी बड़ी मात्रा में अगर गिरफ्तारी होगी, शराब जब्त की जाएगी, तो इसका मतलब है कि शराबबंदी फेल हो गई। सरकार के विधायक ही कह रहे हैं कि बड़ा अत्याचार बढ़ गया है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब देखिए, उसने तो सही कहा। जो सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो मैं तो डॉक्टर संजीव कुमार को बधाई दूंगा कि जनता दल में रहते हुए उसने जो सच्चाई थी उसको उजागर कर दिया। तब नीतीश जी को सारी बातों का विचार करना चाहिए कि आखिर में यह शराबबंदी क्यों फेल हो रही है। हम चाहते हैं कि लागू रहे, हम समाप्त किए जाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए।